हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हावड़ा डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 3 नवंबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो पूरे 110 प्रश्न इस पेपर के अंतर्गत पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। जिसमें अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स की तो इस पेपर के अंतर्गत जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 मार्क्स का था, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के रखे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें हम तो इस पेपर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान किया गया था वो इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। आगे चलिए देखते हैं कि यह जो पेपर कंडक्ट हुआ था वह 25% PR कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। आगे हम देखेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें हम तो पूछे गए थे 16 बार ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। LHB कोचों के 16 बार का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो 16 बार होता है LHB कोचों का वो कौन से मटेरियल से तैयार किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो LHB कोचे का जो 16 बार होता है, जो अंडर फ्रेम वगैरह होते हैं, वह IRSM 41 जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से भी जानते हैं, इससे इनका मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो IRSM 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसकी अगर थिकनेस पूछा जाता 16 बार की तो इसकी जो थिकनेस होता है वह 6 mm रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड। यहाँ पर ब्रेक पैड की अगर बारे में अगर बात करें हम तो हमारे जितने भी कोचेज जो होते थे या वैगन्स वगैरह हैं वहाँ पर हमारा ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है गाड़ी को ब्रेकिंग करने के लिए। उसी के जगह पर यहाँ पर जो हमारे LHB कोचेज होते हैं वहाँ पर ब्रेक पैड का प्रयोग किया जाता है। जिसकी भी अगर बात करें फ्रिक्शन एरिया यहाँ पर पूछे गए हैं तो फ्रिक्शन एरिया जो होता है वह 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन। यानी जब भी हम जॉ गैप गेज टेस्ट करते हैं तो उस समय जो नकल का पोजीशन होता है वह क्लोज कंडीशन में यानी बंद अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्लोज्ड कंडीशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इफ़ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शन ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड देन द ट्रैक्शन लिंक। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो ट्रैक्शन लिंक का जो साइलेंट ब्लॉक होता है वो वन साइड अगर शिफ्ट कर गया हो तो उस कंडीशन में हम ट्रैक्शन लिंक का क्या कर सकते हैं, तो ट्रैक्शन लिंक्स को हमें अवश्य रूप से चेंज करना चाहिए, यानी मस्ट बी रिप्लेस्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो पूछे गए हैं DV सेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप। यानी जो हम सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट हम इस CTR के माध्यम से या SWTR के माध्यम से हम कंडक्ट करवाते हैं, तो उसके दौरान हम जो प्रेशर ड्रॉप करते हैं ब्रेक पाइप का वो कितने प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है DB के अंतर्गत, इसमें जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है ब्रेक पाइप से वो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड में हमारा 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। इस दौरान हमारा DB यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सेंस करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक लगनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 6 सेकेंड।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इंडिकेटेड फॉर, यानी जो एक्सेल बॉक्स के ऊपर जो येलो पॉइंट प्रोवाइडेड होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो यह इंडिकेट करता है कि जो हम एक्चुअल टेम्परेचर वगैरह लेते हैं उसकी वो लोकेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द ड्रॉ गियर एंड हैज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रोक एंड बफिंग स्ट्रोक इज, यानी जो ड्रॉ गियर के अंतर्गत जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रोक और बफिंग स्ट्रोक जो होता है वो कितने के रेंज में होता है, डायमेंशंस में होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम बात करें यहाँ पर अगर टेंसाइल स्ट्रोक की, तो टेंसाइल स्ट्रोक की जो रेंज होता है वो 53 से लेकर 58 mm के रेंज में होता है। जबकि अगर बात करें हम बफिंग स्ट्रोक की, तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रोक की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह 90 mm तक मैक्सिमम जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 58 mm टेंसाइल स्ट्रोक एंड 90 mm बफिंग स्ट्रोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इफ हेवी स्क्रैच मार्क आर अपियरिंग ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन कुड बी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक डिस्क के ऊपर अगर कोई हेवी स्क्रैच आता है, दिख रहा हो, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसका रीजन हो सकता है कि जो हमारा ब्रेक पैड के बीच जो हमारा जो ब्रेक पैड और जो हमारा फोन व्हील होते हैं ब्रेक डिस्क का, उनके बीच कोई हमारा जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो फंस गए हो, जिसके कारण हमारा स्क्रैच मार्क ब्रेक डिस्क पर आ गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीएलसी, यानी पीएलसी किस पर कार्य करता है। तो पीएलसी यहाँ पर अगर बात करें तो यह 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट डीसी पर पीएलसी वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पार्किंग ब्रेक ऑफ एलएचबी प्रेशर टैंक इज चार्ज थ्रू, यानी जो पार्किंग ब्रेक जो हैंड ब्रेक वगैरह हम बोलते हैं एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक बार लगा होता है, इसमें प्रेशर टैंक लगा होता है जो चार्ज होता है एलएचबी कोच के जो वो एफपी पाइपलाइन के द्वारा चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन इवन ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन, यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक हमारा अप्लाई कंडीशन में होने के बावजूद हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वह ग्रीन दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका रीज़न हो सकता है कि जो ब्रेक इंडिकेटर है हमारा वह रिलीज कंडीशन में ही स्टक अप हो गया हो। तो यह हमारा मेन कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजिशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो ब्रेक डिस्क मेड ऑफ, यानी ब्रेक डिस्क बना होता है, किसका बना होता है। जो हमारा देखते होंगे एक्सेल पर इस प्रकार का हमारा ब्रेक डिस्क लगा होता है और प्रत्येक एक्सेल पर हमारा 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो इसकी जो मटेरियल जो बनाने में यूज लिया जाता है वह ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी डाया की, ब्रेक डिस्क की डाया की, तो यह 640 mm होता है, जबकि इसकी थिकनेस की अगर बात करें ब्रेक डिस्क की तो वह 110 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 96 mm पर आता है तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। इसके अलावा आप इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो फिन्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं कि जो फिन्स इस पर प्रोवाइडेड होते हैं वह कूलिंग पर्पस और लाइट वेट के पर्पस से इस पर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 72 कोड्स मिस, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर जो माइक्रो प्रोसेसर पर हमारा
अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड शो करते हैं। यहाँ पर 72 कोड का मतलब होता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल्स, यानी 1 एक्सल पर अगर परमानेंट फॉल्ट होगा तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर 72 कोड इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे 73 अगर पूछा जाता तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल होता। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो 95 के रिगार्डिंग में पूछा जाता है तो यह वोलाटाइल फॉल्ट को इंडिकेट करता है। और अगर 99 अगर पूछा जाता है तो 99 का मतलब होता है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम हमारे अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो कोड इंडिकेट करेगा वो 99 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द चोक डाया ऑफ फीवा डिवाइस इंस्टॉल इन अ कोच, यानी कोच में जो हमारा फीवा डिवाइस इंस्टॉल होते हैं, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस जो होते हैं, इसमें जो चोक डाया होता है वो कितने mm का होते हैं, डायमेंशन के होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि जब हमारा एयर बेलोक में हमारा कोई भी किसी प्रकार का डिस्टर्बनेस या लीकेज वगैरह होते हैं तो उस दौरान हमारा फीवा डिवाइस में लगे जो हमारा चोक होता है वहाँ से प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, जो डायरेक्ट रूप से ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से प्रेशर ड्रॉप होते ही हमारा जो हमारा फीवा इंडिकेटर है वो हमारा रेड हो जाते हैं और पूरी गाड़ी में हमारा ब्रेक लग जाते हैं। तो जहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है चोक से, उसका डायमेंशन हमारा 8 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बोगी इन अ LHB कोच। LHB कोच में चूंकि आप जानते हैं कि 2 फिएट बोगी लगे होते हैं पर कोचेज में, दोनों फिएट बोगी के जो सेंटर पिवेट्स होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 14,900 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14,900 mm। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स। डैम्पर्स की जो एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो डैम्पर जो हमारे शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं LHB फिएट बोगी के अंतर्गत, इसका मेन हमारा जो अलग अलग प्रकार के जो लगे होते हैं डैम्पर्स, वो हमारा सस्पेंशन को इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ जिससे हमारा जो राइडिंग इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं और जो हमारे जो पैसेंजर की कंफर्टनेस है इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये सारे रीजन्स के बगैर हमारा डैम्पर जो है वो एडवांसेस प्रोवाइडेड करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक्स फिटेड इन LHB AC 3 टियर, यानी जो LHB AC 3 टियर के अंतर्गत जो वाटर टैंक्स अंडर माउंटेड होते हैं हमारे, वो कितने लीटर के होते हैं। चूँकि हमारा टैंक जो होता है वह 685 लीटर का लगा होता है और एक हमारा होता है 450 लीटर का लगा होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 3 टाइप्स के टैंक्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन में केवल हमारा 685 लीटर का दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द डंप वाल्व कंटिन्यूअस बेंटिंग ईयर द रीजन में बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि अगर एंटी स्किड वाल्व या डंप वाल्व हमारा कंटिन्यूअस रूप से अगर प्रेशर को वेंट कर रहा हो, ड्रॉप कर रहा हो, तो इसका कारण हो सकता है कि WSP हमारा डिफेक्ट हो गए हों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस इसका खराब हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग एयर कंटिन्यूसली। यहाँ पर अगर डंप वाल्व लगातार रूप से अगर कंटिन्यूअस रूप से अगर ड्रॉप कर रहा हो प्रेशर, तो इसमें जो करेक्टिव एक्शन लेने होंगे तो सबसे पहले हम लेंगे कि जो डंप वाल्व का जो कनेक्टर है उसको सबसे पहले हम पुल आउट करेंगे और दोबारा से कनेक्ट करके चेक करेंगे
कि यह प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द एलएचबी रेक हैज सील्ड विंडो यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ डैश ऑर्डर लेमिनेटेड आउटर लेमिनेटेड एंड टेम्पर्स इनर ग्लास विथ डैश फिलेट। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा एलएचबी कोचेज में जो विंडो लगे होते हैं वह हमारा जो लेमिनेटेड आउटर से बने होते हैं और इसमें जो हमारा टेम्पर्स होते हैं वो कितने कितने डायमेंशंस के और कौन से गैस इसमें फिलेट होते हैं उसके रिगार्डिंग इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो हमारा विंडो यूनिट्स होते हैं वह मेनली हमारा 8.4 mm लेमिनेटेड ग्लास से बने होते हैं हमारे। इसके अलावा अगर बात करें हम तो 4 mm इसका टेम्पर होता है इनर ग्लास का, ये आउटर ग्लास की है और यह इनर ग्लास का है। और साथ ही साथ इसमें जो गैस फिलिंग होते हैं वह 6 mm जो ईयर गैप होता है वहाँ पर हमारा गैस फिलर होते हैं जिसमें हमारा क्रिप्टॉन और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8.4 mm आउटर लेमिनेटेड ग्लास, 4 mm इनर ग्लास विथ 6 mm ईयर गैप फिलेड विथ क्रिप्टॉन एंड आर्गन गैस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एलएचबी कोच ट्रेन इफ वन कोच ब्रेक पाइप इज बाईपास्ड बाई 27 मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल पाइप देन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत अगर किसी कारण बस हमारा बीपी पाइप में कुछ फट जाए या कोई समस्या आते हैं तो उस कारण हमारा जो बीपी पाइप को बाईपास करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें हम 27 मीटर की पाइप का यूज करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे कोचेज है उसमें हम बाईपास करते हैं। तो इस दौरान जो हमारा जो स्टेप लेना होता है कि जो हमारा रिलीज करनी होती है गाड़ी को और हमारा आइसोलेट करने की रिक्वायरमेंट होता है ब्रेक सिस्टम को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी एंटी क्रीप इज डन बाय। यानी जो ऑक्सिलरी एंटी क्रीप की जो फंक्शंस क्या डन किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो ऑक्सिलरी एंटी क्रीप की जो कार्य होता है वह जो हमारा लीवर कनेक्टिंग नोज होता है हमारा वह इसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लीवर कनेक्टिंग नोज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी जो फिएट बोगी लगा होता है उसका व्हील बेस होता है 2560 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम आईसीएफ कोचेज की, तो आईसीएफ कोच का जो व्हील बेस होता है वह 2896 mm होते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें हम तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो व्हील बेसेस होते हैं वह 22,700 यानी 2700 mm होता है, यानी 2700 mm। और वहीं अगर बात करें कैसनर बोगी जो गुड्स ट्रेन में लगे होते हैं मालगाड़ी में, इसकी जो व्हील बेस होता है वो 2000 ±5 mm के रेंज में होते हैं। ये सारे जो डायमेंशन व्हील बेस के बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यान रखें, यहाँ से एक न एक प्रश्न एग्जाम में आने की चांस रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हैं तो द हाइट ऑफ ईयर स्प्रिंग, यानी ईयर स्प्रिंग जो हमारा फिएट बोगी में लगे होते हैं इसका हाइट पूछा गया है। तो जो ईयर स्प्रिंग का हाइट होता है वह 294 + 0 -5 mm के रेंज में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ईयर स्प्रिंग का हाइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
डंप वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, यानी डंप वाल्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी संख्या की अगर बात करें तो इसका संख्या 04 की संख्या में प्रत्येक एलएचबी कोच में लगे होते हैं, यानी प्रत्येक एक्सल पर जो दोनों ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, इसको ब्रेक जो प्रेशर रेगुलेट करने का काम होता है वह डंप वाल्व ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द गैप बिटवीन द रोटेटिंग गियर, फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर शुड बी इन फैमिली मेक। यहां पर बोला गया कि जो हमारा जो फैमिली मेक का हमारा स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील जो होते हैं उनके बीच जो ईयर गैप होता है वो कितना होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो तरह के हमारा मेनली होता है, नॉन ब्रेमसी और फैमिली का। तो फैमिली की अगर बात करें हम तो यह 1.5 से लेकर प्लस माइनस 0.5 mm के रेंज में इसका ईयर गैप होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी एसएबी यानी स्लैकलेस बैरल आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप कन्वेंशनल वैगन बॉक्सन बीसीएन बीआरएन बीएलसी ईटीसी। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो कन्वेंशनल टाइप के जितने भी सिंगल पाइप वाले जो हमारे मालगाड़ी होते हैं, जैसे कि बॉक्सन बीसीएन बीएलसी या बीआरएन वगैरह होते हैं, इसमें जो हमारा स्लैकलेस बैरल यानी एसएबी प्रयोग किए जाते हैं, इसकी नंबर्स प्रत्येक वैगन में कितनी संख्या में होता है, तो प्रत्येक वैगन में इसका नंबर्स 1 की संख्या में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीएलसी कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर बोला गया है कि जो बीएलसी कंटेनर वैगन जो होते हैं हमारे, इसमें हमारा अगर ब्रेक पावर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो हम रेशियो को हम जो एम्प्टी लोडेड कंडीशन को लिए जो हमारा डिवाइस लगा होता है वो कौन सा डिवाइस लगा होता है, तो उसे हम एलएसडी बोलते हैं, लोड सेंसिंग डिवाइस बोलते हैं। और यह हमारा प्रत्येक बोगी में बीएलसी जो ए कार या बी कार होते हैं, प्रत्येक कार के ऊपर दोनों बोगियों में एक संख्या में लगा होता है, जिसमें जो हमारा बुलस्टर के पास सेटअप होते हैं और तीनों जो हमारा यह लोअर प्लैंक और इसके जो एलएसडी जो प्लंजर होते हैं दोनों के बीच हमारा जो गैप होता है वो 16 ± 1 mm का गैप होता है। जब यह टच करता है तो यह हमारा लोडेड कंडीशन को सेंस करते हैं, जिसके बाद जो प्रेशर है हमारा वह 3.8 का, अगर एम्प्टी कंडीशन में अगर सेंस नहीं करता है तो उस दौरान हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को केवल 2.2 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी नंबर की अगर बात करें एलएसडी की नंबर्स की, तो यह 2 की संख्या में प्रत्येक बीएलसी कार में हमारा 2 की संख्या में लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ कन्वेंशनल वैगन इज, यानी जो कन्वेंशनल जो मालगाड़ी होते हैं उसमें ब्रेक सिलेंडर जो लगे होते हैं इसका यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास पूछा गया है। तो इसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है उसका डाया होता है 14 इंच, या इसे आप अगर mm में बोले जाए तो यह 355 mm का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, When hand brake applied in BPZI wagons, brakes are applied in how many wheels। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो BPZI ब्रेक वाहन होते हैं हमारे, तो उस पर जब भी हैंड ब्रेक अगर अप्लाई किया जाता है तो कितने चक्कों पर, यहाँ पर केवल चक्कों पर पूछा गया है कि कितने चक्कों पर ब्रेक अप्लाई होंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बोगी पर हमारा 2 एक्सल्स होते हैं और हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक बोगी पर लगे होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हैंड ब्रेक की अगर सेटअप की, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा पिस्टन बाहर की तरफ आएगा
तो एक एक्सल पर हमारे जो 2 चक्कू होते हैं, यही केवल 2 चक्कों पर हमारा ब्रेक अप्लाई होंगे अगर BBZI ब्रेक बांध के अंतर्गत अगर हैंड ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 व्हील्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वन बॉक्स एंड HL रेक हाउ मेनी BMBS वैगन्स हैविंग नो डिजाइंस आर अलाउड इन व्हाट कंडीशंस। यहाँ पर बोला गया है कि अगर वन रेक में अगर बॉक्स एंड HL अगर जिसमें BMBS हमारा 9 डिजाइंस का अगर हो तो कितने % तक हम इसको अलाउ कर सकते हैं एक रेक के अंतर्गत अगर वो बॉक्स एंड HL होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि नए लेटर के अनुसार अगर 9 प्रेम से BMBS का अगर परसेंटेज अगर बॉक्सन HL और बॉक्सन के मिक्स वेरिएंट के रूप में हो अगर, तो मैक्सिमम हम 50% से ज़्यादा हम नॉर ब्रेम से वाले BMBS डिजाइंस को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट्स होगा वो केवल और केवल 50% का ही होगा नॉर ब्रेम से के केस में, अगर वह बॉक्सन HL और बॉक्सन का वेरिएंट वैगन्स के टाइप्स में होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो व्हाट विल बी द ब्रेक पावर परसेंटेज इफ 3 वैगन्स DB आइसोलेटेड इन 60 वैगन्स बॉक्सन वैगन्स ट्रेन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 60 वैगन वाले जो बॉक्सन वैगन में अगर 3 वैगन के DB को आइसोलेट किया जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा गाड़ी का ब्रेक पावर परसेंटेज होगे वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि नए लेटर्स के अनुसार हमारा सारे ब्रेक सिलेंडर को डबल करके उसी के अनुसार हमारा ब्रेक पावर परसेंटेज हमारा मालगाड़ी में FMM यानी फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट के द्वारा हमारा BPC जारी किया जाता है। तो अगर बात करें हम 60 वैगन के लिए टोटल नंबर्स की, तो 120 सिलेंडर हमारे हो जाएंगे और इसमें हमारा 3 वैगन्स आइसोलेट है। तो ऊपर में जो हम पार्ट्स लेते हैं निकालने के लिए वो वर्किंग ब्रेक सिलेंडर का लेते हैं। तो यहाँ पर 120 और 3 वैगन्स यहाँ पर हमारा आइसोलेट है, यानी हमारा 06 यहाँ पर हो जाएगा। जब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 114 बाई 120 इंटू 100 हो जाएगा। जब इस सारे को आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका 95% निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल डायमीटर वेरिएशन इन व्हील ऑन सेम एक्सल सेम बोगी एंड सेम वैगन्स फॉर गुड्स ट्रेन। यहाँ पर बोला गया कि मालगाड़ियों के केस में जो हम परमिसिबल करते हैं डायमीटर्स में वेरिएशंस अलाउ करते हैं वो कितने कितने mm में अलग अलग रेंज में होता है। तो हम बात करें अगर मालगाड़ियों के केस में तो सेम एक्सल के ऊपर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी के ऊपर अगर बात करें हम तो 13 mm और सेम वैगन की अगर बात करें हम तो इसमें 25 mm तक व्हील डाया डिफरेंसेस हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग लिमिट ऑफ व्हील डाया फॉर BLC वैगन। जो हमारा BLC कंटेनर वैगन जो हमारा यूज में लिया जाता है, इसमें जो चक्के यूज में लिए जाते हैं उन चक्कों का कंडमिंग लिमिट्स यहाँ पर पूछे गए हैं। तो BLC वैगन की अगर बात करें हम तो न्यू कंडीशन में इसकी चक्कों का डायमीटर 840 mm और जब यह कंडम होते हैं तो इस केस में इनका जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए वो 780 mm होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन 11 डिजिट्स वैगन नंबर्स 3rd and 4th डिजिट्स रिप्रेजेंट्स। यानी यहाँ पर बोला है कि जो हमारे नए वैगन नंबर जो होते हैं वो 11 अंकों का होता है। इसमें जो तीसरा और चौथा अंक होता है वो क्या दर्शाता है। तो तीसरे और चौथे अंक है जो वह
ऑनिंग रेलवे को इंडिकेट करता है कि वह कौन सा रेलवे का बना है, एनसीआर का बना है, एनआर रेलवे का या बैगन बना है, किस जोन का रेलवे बना या बैगन्स बना है, उसको यह थर्ड और फोर्थ डिजिट्स इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इन बॉर्न बिल प्रोफाइल इज डैश mm, यानी जो हमारा बॉर्न बिल WWP यानी बॉर्न बिल प्रोफाइल जो होते हैं चक्कों का, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लिया जा सके, इसलिए हम अलग अलग रेंज के हिसाब से हम व्हील ट्रेड्स पर, व्हील फ्लैंजेस पर और जो रूट रेडियस होते हैं वहाँ पर हम कुछ शार्प करके यूज में लेकर हम लेथ करके हम चक्कियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम यूज में ले सके, इसलिए हम बॉर्न बिल प्रोफाइल्स का प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो इसमें जो मिनिमम फ्लैंज थिकनेस होता है हमारा बॉर्न बिल प्रोफाइल्स का, वह हमारा जो होना चाहिए वो 20 mm हमारा मिनिमम बॉर्न बिल प्रोफाइल्स का मिनिमम फ्लैंज थिकनेस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 mm मिनिमम फ्लैंज थिकनेस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोचेज इज, यानी जो एसी कोचेज के अंतर्गत जो पेस्ट कंट्रोल यूज में लिया जाता है उसकी आवधिकता यहाँ पर यानी पीरियोडिसिटी पूछा गया है। तो ये 15 दिन के अंतराल पर इसकी पीरियोडिसिटी करवाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ ऑफ एंकर लिंक्स इज डैश mm, यानी जो एंकर लिंक्स ICF कोचेज में यूज में लिया जाता है इसका यहाँ पर लेंथ पूछा गया है। तो इसका जो लेंथ होता है एंकर लिंक्स का वह 451 प्लस माइनस 1 mm के रेंज में होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कि जो हमारा एंकर लिंक्स होते हैं वह हमारा फिटेड होते हैं, वह बुलस्टर और बोगी ट्रांजम के बीच या फिटेड होता है, और साथ ही साथ जो इसका कार्य होता है, फंक्शंस होते हैं, वह हमारा बुलस्टर के जो रेशनल मोमेंट है उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा एंकर लिंक्स ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल लेवल्स ऑफ साइड ब्रेयर इज, यानी साइड ब्रेयर का जो वाइल लेवल्स होते हैं वह 1.6 लीटर तक हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट्स फॉर LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के लिए जो बायो टॉयलेट्स इसमें लिया जाता है उसका इफेक्टिव वॉल्यूम यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वह होता है 400 लीटर्स का, जबकि इफेक्टिव की अगर बात करें यहाँ पर तो इफेक्टिव होता है केवल 300 लीटर्स होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 300 लीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चार्जिंग टाइम ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ 6000 लीटर्स और 1 कंप्लीट रेक इज, यहाँ पर बोला गया कि जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर 6000 लीटर्स का हो या एक कंप्लीट रेक हो LHB को जो हमारे रेक्स का, उसके जो चार्जिंग टाइम्स होते हैं वो कितना होता है। तो एक रेक की अगर चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो वो 180 से लेकर 240 सेकेंड तक होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ के टाइप एंड एल टाइप ब्रेक ब्लॉक इज, यानी जो हमारा के टाइप्स के जो ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं और एल टाइप जो कन्वेंशनल टाइप्स के जो मालगाड़ी होते हैं वहाँ पर हमारा एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज में लिया जाता है। तो इसके लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो कितना कितना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें के टाइप के लिए तो यह 0.25 इसका फ्रिक्शंस कोफिशिएंट होता है। एल टाइप की अगर बात करें हम तो एल टाइप के केस में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वह 0.17 होता है, 17 होता है। वहीं अगर बात करें हम जो पुराने
टाइप में, जो पुराने टाइम से हमारे जो कास्ट आयरन यूज में लिया जाता था ब्रेक ब्लॉक्स का, उसके जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होते हैं वह 0.12 होता है। यहाँ पर हमसे केवल के और एल के दिखाने पूछा गया था, तो 0.25 और एल के लिए 0.17 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन ब्रेक पाइप। जब भी हम ड्रॉप टेस्ट के दौरान जब भी हम ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो मैक्सिमम जो ड्रॉप्स होता है वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा हमारा जो ब्रेक पाइप से ड्रॉपिंग होंगी वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी पाइप से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीए बोगी, यानी आईसीए बोगी के अंतर्गत जो एक्सल गाइड अरेंजमेंट यूज में लिया जाता है वो किस प्रकार का होता है, तो वह टेलीस्कोपिक गाइड विथ वाइल डैम्पिंग होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड विथ वाइल डैम्पिंग्स हमारा गाइड अरेंजमेंट होगा, एक्सल्स का टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस कोच इज। यहाँ पर ट्रेन सेट यानी जो वंदे भारत एक्सप्रेस अभी नए चल रहे हैं, इसके जो नए चक्कों का व्यास होता है वो कितना mm के होते हैं। तो नए चक्कों का व्यास जो होता है वो 952 mm का होता है। यह होता है न्यू कंडीशंस में, और यह जब कंडम होके 877 mm पर आता है तो इसे हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो इसमें व्हील बेस होता है वंदे भारत जो हमारे बोगी लगे होते हैं उसका जो व्हील बेस होता है वह 2700 mm होता है इसका व्हील बेस। इसके अलावा जो इसमें वंदे भारत कोचेज के अंतर्गत जो हमारा होता है वह व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज में लिया जाता है। चूँकि पहले एलएचबी कोच में हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम प्रयोग में लिया जाता था, इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारे व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न में केवल न्यू व्हील डायमीटर पूछा गया था वंदे भारत के रिगार्डिंग, तो यह 952 mm नए कंडीशन में इसका चक्के का व्यास हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रिप पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रेन सेट वंदे भारत। यहाँ पर बीबीए जो डिनोट किया गया है वह वंदे भारत एक्सप्रेस से डिनोट किया गया है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर अगर बात करें हम कि वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन सेट का ट्रिप आवधिकता पूछा गया है, कितने अंतराल पर इसकी ट्रिप पीरियोडिसिटी की जाती है। तो जो ट्रिप पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो वह 3 डेज या 5000 किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रिप पीरियोडिसिटी करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कहीं भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एयर स्प्रिंग हाइट ऑफ ट्रेन सेट वंदे भारत विथ न्यू व्हील। यानी यहाँ पर बोला है कि नए चक्कों का साथ, यहाँ पर अलग अलग चक्कों के डायमीटर के हिसाब से एयर स्प्रिंग की हाइट में भी वेरिएंट दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देखिए कि नए चक्कों के लिए पूछा गया है। नए चक्कों का जो डाया होता है वंदे भारत के लिए वो 952 mm होता है। इस समय यहाँ पर एयर स्प्रिंग का जो हाइट होगा वो कितने mm के होंगे, तो इस समय जो एयर स्प्रिंग का हाइट होगा वह 300 + 5 - 0 mm के रेंज में इसका एयर स्प्रिंग का हाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कपलर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इन वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन में जो कपलर का जो हाइट होता है रेल लेवल से वो कितने mm होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कपलर हाइट का तो वह 940 + 0 - 5 mm के रेंज में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कपलर का हाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत जो कपलर यूज में लिए जाते हैं वह डिलेनर जो टाइप के जो कपलर होते हैं उसका प्रयोग दो कारों की जो हमारा मोटर कोच या जो ट्रेलर कोच या नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच होते हैं उसको एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमारा डिलेनर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो ट्रेन सेट वंदे भारत इज प्रोवाइडेड विथ, यानी जो वंदे भारत ट्रेन हैं वह किस के साथ प्रोवाइडेड होते हैं। तो यह मेनली IGBT जो बेस्ड 3 फेज propulsion सिस्टम जो होते हैं, साथ ही साथ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो सिस्टम होते हैं उनके साथ यह वंदे भारत ट्रेन सेट्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IGBT बेस्ड 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड इन ट्रेन सेट वंदे भारत कोचेज, यानी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत जो ट्रैक्शन मोटर यूज में लिए जाते हैं जो हमारे मोटर कोच में लगे होते हैं। प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में हमारा ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। प्रत्येक बोगी में हमारे 2 की संख्या में पर बोगी हमारा मोटर कोच में लगे होते हैं, यानी टोटल हमारा अगर बात करें 0 से 4 की संख्या में ट्रैक्शन मोटर लगे होंगे मोटर कोचेज जो वंदे भारत के होते हैं। तो इसमें अगर बात करें टाइप्स पूछा गया किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स की अगर बात करें हम तो यह मेनली 3 फेज इसे सिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर्स लगे होते हैं जो कि फुल्ली सस्पेंशन होते हैं बोगी के ब्लस्टर के साथ। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 फेज सिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर्स विथ फुल्ली सस्पेंशन डिजाइंस। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं इन ट्रेन सेट वंदे भारत बोगी कंट्रोल सिस्टम इज बीइंग यूज्ड हाउ मेनी ब्रेक कंट्रोल यूनिट BCUs आर देयर इन अ सिंगल कार। यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रेन सेट के अंतर्गत जो हम बोगी कंट्रोल सिस्टम का यूज में लेते हैं इसमें जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं BCU वह प्रत्येक सिंगल कार में इसका जो कितने नंबर्स में होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर BCUs की अगर बोगी ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स की तो इसकी संख्या 0 2 प्रत्येक बोगी के ऊपर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे कार होते हैं चाहे वो हमारा DTC हो या MC हो या TC हो या NDTC सारे में 2 बोगी होती है हमारे। तो इस प्रकार हमारा 04 की संख्या में प्रत्येक कार के हमारे ऊपर कार में लगे होंगे 4 की संख्या में ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स BCUs ऑफ ट्रेन सेट्स ऑपरेट्स, यानी जो ट्रेन सेट्स के जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं वह ट्रेन सेट्स को ऑपरेट करते हैं किस किस केस में। तो यह मेनली जो ऑपरेट करते हैं वह सर्विस ब्रेक्स में, इमरजेंसी ब्रेक्स में या जो प्री डिफाइंड पायलट प्रेशर होते हैं फॉर रिले वाल्व्स के लिए इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लोड प्रेशर इनपुट्स में, या हो हमारा जो ब्रेक प्रेशर लिमिटेशंस होते हैं बेस्ड ऑन
ट्रैक्शन लोड्स के आधार पर, ये दोनों के बेसिस पर इसको ऑपरेट करने का काम हमारा ब्रेक कंट्रोल यूनिट्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मिनिमम हाइट ऑफ विथ इंसुलेशंस ऑफ पेंटोग्राफ्स इन ट्रेन सेट वंदे भारत इज। जो वंदे भारत ट्रेन सेट्स के अंतर्गत जो हमारा पेंटोग्राफ्स जो इंसुलेटर्स के साथ होते हैं उसका जो मिनिमम हाइट्स होते हैं वो कितना होता है। तो जो हम अगर बात करें यहाँ पर पेंटोग्राफ का, वो मेनली हमारा टीसी यानी ट्रैक्शन कोच के ऊपर लगा हो, ट्रैक्शन कार के ऊपर लगा होता है हमारा, जो हमारा OHE से प्रेस इलेक्ट्रिक सप्लाई लेकर नीचे हमारा सप्लाई करने का काम यह करता है। यहाँ पर अगर बात करें हम मिनिमम हाइट्स की इसकी, तो यह 585 प्लस माइनस 10 mm के रेंज में इसकी मिनिमम हाइट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाई यूज्ड अर्थिंग स्विच फॉर VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इन ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी वंदे भारत ट्रेन सेट्स के अंतर्गत जो हम VCB यूज में लेते हैं वो क्यों लेते हैं, अर्थिंग स्विच के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो हम VCB लेते हैं अर्थिंग स्विच के लिए, वह मेनली हमारा जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग जो पर्सनल्स होते हैं वह मेंटेनेंस के दौरान जब भी वह OHE वोल्टेज सप्लाई वगैरह होते हैं उस दौरान जो हमारा ऑपरेटिंग पर्सनल्स हो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए हमारा VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल्स फ्रॉम OHE वोल्टेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस कोचेज फॉर्मेशन इज। यानी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो रेक का फॉर्मेशन किया जाता है वह मेनली 2 यूनिट्स के बिहाफ पर किए जाते हैं। पहला हमारा होता है इंड बेसिक यूनिट्स जिसमें हमारा DTC, फिर हमारा होता है MC यानी मोटर कोच जिसे बोलते हैं, फिर हमारा होता है टेलर कोच कार, और फिर हमारा मोटर कार होता है। फिर इसके अलावा अगर बात करें हम तो दूसरा जो होता है वह मिडिल बेसिक यूनिट्स होता है जिसमें हमारा NDTC यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कार होता है, फिर हमारा MC मोटर कोचेज, फिर हमारा टेलर कोचेज होते हैं और मोटर कोचेज होते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा दोनों इंड पर हमारा इंड बेसिक यूनिट्स और बीच में हमारा मिडिल बेसिक यूनिट्स लगे होते हैं और टोटल हमारा 16 कार्स एक रेक के अंतर्गत होते हैं। इस बिहाफ पर अगर देखें हम तो प्रत्येक हमारे जो यूनिट्स होते हैं उसमें 2 की संख्या में मोटर कोच लगे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा 4 यूनिट्स में जो हमारा मोटर कोच होंगे वो 8 की संख्या में होंगे। तो हम 8 की संख्या में हमारा मोटर कोचेज हो जाएगा एक पूरे रेक के अंतर्गत। वहीं प्रत्येक यूनिट्स में हमारा एक टेलर कोचेज होते हैं जिसके ऊपर हमारा पेंटोग्राफ लगा होता है। तो टोटल 4 की संख्या में हमारा टेलर कोचेज होंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो दोनों इंड पर हमारा 2 की संख्या में, दोनों इंड पर एक की संख्या हमारा ड्राइविंग टेलर कार्स होंगे लगे होते हैं और 2 की संख्या में हमारा NDTC की अगर बात करें हम तो 4 की संख्या में हमारा NDTC लगा होता है, 2 की संख्या में हमारा NDTC लगा होता है, दोनों जो कि हमारा मिडिल बेसिक यूनिट्स में लगे होते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें हम तो एक रेक के अंतर्गत हमारा 2 DTC, 8 मोटर कोचेज, 4 टेलर कार और 2 की संख्या में 9 ड्राइविंग टेलर कोच होती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो फुल फॉर्म ऑफ ERCL इन ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के अंतर्गत जो ERCU यानी यहाँ पर ERCU जो यूज में लिया जाता है वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ERCU का फुल फॉर्म होता है अर्थ रिटर्न करंट यूनिट होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अर्थ रिटर्न करंट यूनिट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर ट्रेन सेट
वंदे भारत एक्सप्रेस री लुब्रिकेशंस ऑफ रोलर बियरिंग डन इन, यानी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत जो हमारा रोलर बियरिंग का जो री लुब्रिकेशंस होता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है, तो प्रत्येक 3 मंथ्स या 75,000 किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम इसका री लुब्रिकेशंस रोलर बियरिंग का कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ट्रैक्शन गियर बॉक्स GKD 15255372C, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो GKD हमारा है 152 फिर हमारा 372C है, तो इस बेसिस में हमारा जो K का यहाँ पर फॉर्म पूछा गया, क्या K हमारा क्या इंडिकेट करेगा, तो G जो होता है हमारा वह मेनली हमारा मशीन के टाइप्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा बात करें हम तो जो K होता है वह हमारा कार्डेनिक कपलिंग को इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो D होता है हमारा वह डायरेक्ट यानी पार्शियली सस्पेंडेड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमसे केवल K के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो इसमें हमारा कार्डेनिक कपलिंग जो है उसको यह इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्डेनिक कपलिंग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर ट्रेन सेट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 kmph इज, यानी जो वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत जो औसत एक्सेलरेशन होता है 0 से 40 kmph के बीच, उसमें जो कितने के एक्सेलरेशन से चलता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होते हैं वो मेनली 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एवरेज एक्सेलरेशन होते हैं 0 से 40 kmph तक पहुँचने में। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो मेनली पूछा गया है द स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन, यानी SMD जो हमारा ODC ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट में यूज में लिया जाता है अलग अलग टाइप्स को डिसाइड करने में कि यह A क्लास ODC है, B क्लास या C क्लास ODC है। इसमें हाइट एट टॉप सेंटर पूछा गया है, हाइट एट टॉप साइड और मैक्सिमम विड्थ पूछा गया, मैक्सिमम चौड़ाई पूछा गया है। तो हाइट की अगर बात करें टॉप पर तो हाइट जो होता है मैक्सिमम वह 4115 mm होता है। वहीं अगर बात करें हाइट एट टॉप साइड, साइड में अगर बात करें हम टॉप हाइट की तो यह मेनली 3505 mm होता है। वहीं अगर यहाँ पर विड्थ की अगर बात करें चौड़ाई का तो इसकी जो चौड़ाई होता है वो 3250 mm होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस प्रकार का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एक्सीडेंट आर क्लासीफाई इनटू, यानी रेलवे के अंतर्गत जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मेनली 16 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसको ए से लेकर आर तक के टाइप्स क्लासेस में रखा गया है और आई एंड ओ को करंट में समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 16 पार्ट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, डिरेलमेंट इन इज विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट, यानी जो डिरेलमेंट्स होता है रेलवे के अंतर्गत पटरी से जो उतरता है गाड़ी वगैरह तो उसे कौन से श्रेणी की दुर्घटना के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो डेलमेंट होता है वह मेनली डी क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ए जो होता है वो मेनली कोलिजन को इंडिकेट करता है। बी की अगर बात करें हम तो यह फायर इन ट्रेन, ट्रेन के अंतर्गत अगर फायर होता है तो यह क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। सी क्लासेस के अंतर्गत मेनली जो ट्रेन होता है वो रनिंग रोड ट्रैफिक्स में हो जाता है तो उसको हम क्लास सी टाइप्स में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द मैक्सिमम कैंट अलाउड इन इंडियन रेलवे
ब्रॉड गेज, कितने mm तक मैक्सिमम हम केंट अलाउ करते हैं भारतीय रेलवे के अंतर्गत, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मैक्सिमम केंट की अगर बात करें हम तो 165 mm तक हम केंट को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन इंडियन रेलवे मैक्सिमम केंट डिफिशियंसी, यानी इससे पहले वाले प्रश्न में मैक्सिमम केंट अलाउबल पूछा गया था, यहाँ पर मैक्सिमम केंट डिफिशियंसी पूछा गया है कि वो कितने तक हम परमिट कर सकते हैं जनरल केस में। यहाँ पर ध्यान रखें कि जनरल केस में हमारा जो मैक्सिमम केंट डिफिशियंसी होता है हमारा वह 75 mm तक हम अलाउ करते हैं। वहीं अगर बात करें हम स्पेशल केस में तो यह 100 mm तक हम केंट डिफिशियंसी परमिट करते हैं। प्रश्न में केवल जनरल केस के रिगार्डिंग पूछा गया था। 75 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम तो ए डैश इंक्रीज द लेटरल प्ले बिटवीन व्हील सेट एंड ट्रैक्स विच इंक्रीज द लेटरल ऑस्किलेशंस। यहाँ पर बोला गया है कि किस में जो हमारा व्हील सेट में किस में हमारा इंक्रीज होने पर जो लेटरल प्ले है हमारा व्हील सेट और ट्रैक्स के बीच है वो इंक्रीज कर जाता है लेटरल ऑस्किलेशन के रिगार्डिंग में। तो जब भी हमारा जो थिन फ्लेंज होता है, फ्लेंज जो होता है हमारा, अगर वो काफ़ी मात्रा में थिन हो गया हो तो वो लेटरल जो हमारा ऑस्किलेशंस होते हैं उसमें यह इंक्रीज करने का काम यह थिन फ्लेंज करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 3 हुटर्स इच 45 सेकेंड्स ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड इंटरवल इंडिकेट्स, यानी प्रत्येक 45 सेकेंड की अवधि में 5 सेकेंड के अंतराल पर 3 हुटर्स अगर बजते हैं तो इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो इसका मेन इंडिकेशन जो होता है वो होता है कि जब भी 3 हुटर्स अगर 45 सेकंड तक बजाया जाता है प्रत्येक 5 सेकंड के अंतराल पर तो ART की रिक्वायरमेंट होता है आउटसाइड स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 140 टन क्रेन इज अवेलेबल विथ ए क्लास ART, ऑल क्रेन्स आर सेल्फ प्रोपेल्ड एट अ स्पीड ऑफ। चूँकि आप जानते हैं कि 140 टन वाले जो क्रेन्स होते हैं वह मेनली ए क्लास ART के साथ ही अवेलेबल होते हैं और सारे क्रेन्स जो होते हैं वह सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं और इनको जो चलाया जाता है वह 30 kmph पर चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फेलियर ऑफ लोकोमोटिव्स इज द डैश क्लास ऑफ एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर अगर लोकोमोटिव्स का अगर फेलियर होता है तो ये मेनली जो क्लासेज यहाँ पर बताए गए हैं वो जे क्लास के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हमारा फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक्स वगैरह आते हैं, जिसमें वैगन्स हो या कोचेज हो या हमारा लोकोमोटिव्स हो, सारे को हमारा फेलियर होता है तो उससे जे क्लास के एक्सीडेंट के में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा है एन जो है वह ट्रेन ब्रेचिंग के रिगार्डिंग है, पैसेंजर ट्रेन जब ब्रीचिंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग है। ई में अगर बात करें तो जो नेचुरल कैलामिटी होता है जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक या अदर टाइप्स की जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो सारे हमारा ई क्लासेस के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि पी में हमारा कैजुअलिटी के रिगार्डिंग है, जब हमारा पैसेंजर ट्रेन का अगर कोई दुर्घटना होता है तो उस दौरान अगर ह्यूमन लॉसेज होते हैं तो ये सारे हमारे पी क्लास के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कैजुअलिटीज़ के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेट ऑफ वेरिएशंस इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यानी प्रत्येक प्रति मीटर क्रॉस लेवल में जो परिवर्तन की दर होता है वो क्या कहलाता है, तो उससे हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्विस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक्स इज कॉल्ड, यानी ट्रैक्स में जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट्स होता है रेल्स के में वह मेनली क्या कहलाता है, तो वह मेनली क्रीप कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है केंट और सुपर एलिवेशंस इज प्रोवाइडेड एट, यानी जो केंट और सुपर एलिवेशन जो होते हैं वो मेनली कहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं, ये मेनली कर्व के ऊपर ये प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन इंडियन रेलवे हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ओडीसी, भारतीय रेलवे में जो ओडीसी चलाए जाते हैं इसकी जो मेन 3 क्लासेस है, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी और सी क्लास ओडीसी। इसका डिसीजन जो होता है वह इसके मेजरमेंट के बाद जो इसके नेट क्लियरेंस होते हैं और ग्रॉस क्लियरेंस होते हैं, इसके आधार पर यह तीनों क्लासेस में किस में रखा जाए इसका डिसीजन लिया जाता है। उसी के अनुसार इस क्लास जो ओडीसी है उसका मूवमेंट किया जाता है कि इसमें एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा, इसकी भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 टाइप्स का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मेनी फोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग द लॉक्स ड्यूरिंग इंट्रेंस ऑफ द कंटेनर एंड व्हाइल रिमूविंग द कंटेनर। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा कंटेनर के लॉक करने के लिए जो हम ATL का यूज करते हैं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का, तो इसमें हमारा बोला गया है कि जो हम लॉक करने के लिए दौरान हम फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगा और रिमूविंग के दौरान कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 ही संख्या में ATL प्रोवाइड होते हैं कंटेनर को लॉक करने के लिए। लॉक करने के समय हमारा 600 kg के फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होता है और अनलॉक करने के लिए अगर बात करें हम तो हमारा 1000 kg के फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह हमारा kg वाले जो हमारे सिस्टम होते हैं उसमें दिया गया है। जबकि अगर बात करें ऑप्शन के रिगार्डिंग में हम, तो ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है वो फुट पाउंड जो होते हैं हमारे यूनिट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो इस प्रकार का आप ऑप्शन बताएं कि इसमें जो सही उत्तर कौन सा होगा वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट आर द चेंजेज डन ड्यूरिंग ऑफ ग्रेजुएशंस ऑफ बॉक्सन वैगन इन बॉक्सन आर, यानी जब भी हम किस प्रकार का चेंजेस किया जाता है जब बॉक्सन वैगन को बॉक्सन आर में अपग्रेड करने के दौरान कौन सा चेंजेस किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी बॉक्सन वैगन अगर काफ़ी लाइफ तक उसमें कुछ करोजन वगैरह आ जाते हैं, किसी कारण में अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होता है तो उसे बॉक्सन आर बनाए जाते हैं। बॉक्सन वैगन हमारा मेनली अगर बात करें हम तो यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। जब इसे रिहेबिलिटेशंस करके हम बॉक्सन आर हम बनाते हैं तो इसमें हम जो पार्ट्स यूज में लेते हैं मटेरियल वो हमारा पूर्णतः हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही ऑप्शन सही होगा कि इंटायर सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ माइल्ड स्टील रिप्लेस विथ स्टेनलेस स्टील IRSM 44। इसका सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो जो हाइट है वह एक्सटेंड कर किया जाता है 171 mm। ये भी सही है क्योंकि जो हमारा बॉक्सन वैगन का जो हाइट होता है वह 1950 mm के होते हैं, जबकि बॉक्सन आर में जो हाइट होता है वह 2120 mm के अप्रॉक्स हो जाते हैं, यानी 171 mm का अप्रॉक्स इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही उत्तर होगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर हम तो जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है कि कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज बाई 6 टन्स एंड एक्सटेंशंस प्रोवाइडेड इंक्रीज ऑफ 6। यहाँ पर बोला गया कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ जो एक्सटेंशन जो हमारा पिलर लगा होता है वह इंक्रीज करके 9 कर दिया जाता है बॉक्सन आर के अंतर्गत। तो यहाँ पर सारे हमारा सही है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन
बोबारेन ईएल, यहाँ पर बोबारेन ईएल के रिस्पेक्ट में वहाँ पर बोगी पूछा गया है कि कौन सा बोगी यूज में लिया जाता है। तो बोबारेन ईएल में हमारा बात करिए अगर तो कैसनव 22 एनएलसी बोगी का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसकी एक्सल लोड का, तो इसका जो एक्सल लोड होता है वो 25 टन का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैसनव 22 एनएलसी बोगी बोबारेन ईएल में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन रेड ऑक्साइड कलर बॉक्सन एचएल बैगन एसएस रिटेन ऑन साइड इन सर्किल इन प्रोजल्स ब्लू कलर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो पहचान के लिए लाल यानी रेड ऑक्साइड रंग के जो हमारा बॉक्सन एचएल बैगन के किनारे पर फिरोजी नीले रंग के एक गोले में एसएस लिखा हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्पीड लिमिट से होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी स्पीड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ बीसीएन एचएल बैगन रेक मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी जो बीसीएन एचएल बैगन का जो रेक का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं बैगन्स का बीसीएन एचएल का वो 58 बैगन का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ ऑल कवर्ड वैगन्स एंड वेरिएंट्स एंड ऑल फ्लैट वैगन्स एंड वेरिएंट्स इज, यानी सभी कवर्ड वैगन्स और वेरिएंट्स और सभी फ्लैट वैगन्स और उसके वेरिएंट्स का जो कोडल लाइफ होता है वह 35 ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल आर्म शुड बी कोटेड विथ डैश सॉल्यूशन टू प्रिवेंट बियर एंड करोजन, यानी कंट्रोल आर्म को कोटेड किया जाता है, पेंटेड किया जाता है कौन से सॉल्यूशन से, ताकि उसे घिसने या जंग लगने से बचाया जा सके। तो इसमें मेनली जो ब्लासोल 135 का प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें जो क्रोजन और बियरनेस को कम किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कपलर सिस्टम अलाउ अ वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजेंटल एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑफ, यानी जो कपलर में जो हम हॉरिजेंटल गैदरिंग और वर्टिकल गैदरिंग जो होते हैं एंगल्स की वो कितने कितने होते हैं। तो वर्टिकल की अगर बात करें हम तो वर्टिकल का जो होता है वो ±7 डिग्री का होता है, जबकि हॉरिजेंटल की अगर बात करें तो हॉरिजेंटल का जो होता है वो ±17 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इफ द कंट्रोल आर्म बियरिंग सरफेस रीचेज अ डायमीटर ऑफ डैश डैश इज दैट इज बियर्न आउट बाई मोर देन 0.5 द कंट्रोल आर्म शुड बी कॉर्नाइज्ड बॉर्न आउट एंड रिजेक्टेड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी जो कंट्रोल आर्म के बियरिंग का जो सरफेस है वो कितने डायमीटर तक रीच कर जाता है, जिसके बाद हम उसको हम कंसीडर करते हैं और इसको हम कंडम करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी उसका जो डायमीटर है 230.5 mm तक अगर पहुंचता है तो उसके बाद इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ वर्टिकल सरफेस एंड स्लोप सरफेस ऑफ फ्रिक्शन बेज ब्लॉक्स, यानी जो फ्रिक्शन बेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है इसमें जो वर्टिकल स्लोप का लिमिट्स पूछा गया है स्लोप सरफेस का। तो वर्टिकल की अगर बात करें हम वर्टिकल स्लोप्स की तो यह 7 mm होता है,
जबकि हॉरिजेंटल की अगर बात करें हम स्लोप सरफेस की, तो स्लोप सरफेस की जो लिमिट्स होता है वह 3 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीपीसी ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज जनरेटेड थ्रू विच पोर्टल। यानी जो वंदे भारत ट्रेन की जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वह मेनली CMM कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो पोर्टल है वहाँ से इसे जारी किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी BLC एक वैगन्स आर अवेलेबल इन द 1 BLC रेक्स। यानी एक BLC रेक के अंतर्गत जो कितनी संख्या में BLC ए कार लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि एक यूनिट्स के अंतर्गत 5 कार लगे होते हैं, दोनों एंड पर हमारा ए कार और बीच में हमारा 3B कार लगे होते हैं। यानी एक यूनिट्स में हमारा बात करें तो 2 कार एक यूनिट्स के अंतर्गत लगे होते हैं। टोटल एक रेक के अंतर्गत हमारा अगर बात करें हम तो 9 यूनिट्स का एक साथ लगाए जाते हैं एक रेक के अंतर्गत। टोटल हमारा एक कार जो होंगे वो 18 की संख्या में होंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बोगी बेट ऑफ ICF एंड LHB कोच इच। यानी LHB और ICF कोच का जो बोगी का बेट होता है वो कितना कितना होता है। तो ICF की अगर बात करें तो ICF का 6.2 टन होता है, जबकि LHB की अगर बात करें हम तो LHB का हमारा 6.3 टन होता है। LHB कोचेज का बोगी बेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BMBC टू एडजस्ट 25 mm स्लैक्स हाउ मेनी ब्रेकिंग स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड। यानी BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत अगर 25 mm की स्लैग को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो जो हमारा कितने संख्या में हम ब्रेकिंग स्ट्रोक्स का यूज में लेंगे रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो ब्रेकिंग स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा 72 की संख्या में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड AAR हाई टेंसाइल कपलर। यानी हाई टेंसाइल कपलर की जो AAR टाइप्स के जो कपलर होते हैं उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वह 9000 टन का होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द गैप बिटवीन प्लंजर और सेंसिंग डिवाइस सेंसिंग टिप्स एंड स्टॉपर और प्लेट्स इन लोड सेंसिंग डिवाइस। जो लोड सेंसिंग डिवाइस का जो प्लंजर होते हैं और नीचे जो हमारा बुलस्टर में जो प्लेट लगे होते हैं दोनों के बीच गैप पूछा गया है। तो यह जो गैप होता है वो 16 ± 1 के रेंज में होता है, जहाँ से हमारा एम्प्टी या लोडेड कंसिस्टेंस को सेंस करने का काम हमारा LHD करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 16 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द पीरियड फॉर द POH ऑफ एनी OCB अटैच्ड पैसेंजर ट्रेन। यानी अदर कोचिंग व्हीकल के साथ जो अटैच्ड होते हैं हमारे पैसेंजर ट्रेन, इसका पीरियोडिक ओवरऑलिंग जो किया जाता है वो 24 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाई FRP। FRP से क्या समझते हैं। तो FRP फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर इन ICF कोचेज। यानी ICF कोचेज के अंतर्गत
जो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है उसका कैपेसिटी कितना होता है। तो इसकी जो कैपेसिटी की अगर बात करें तो प्लस माइनस 600 kg इसका कैपेसिटी होता है एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज द फर्स्ट वैगन डिजाइंड इन इंडियन रेलवे टू कैरी पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को कैरी करने के लिए भारतीय रेलवे में जो पहला डिजाइन किया हुआ वैगन है वो कौन सा है। तो उससे BFNS टाइप जो फ्लैट टाइप के वैगन्स होते हैं वह इसे डिजाइन किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे 2002 के अंतर्गत भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन किया गया था। जो हमारा रोल्ड या कोल्ड रोल्ड्स क्वाइल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, सीट्स होते हैं और जो बिलेट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए VFNS फ्लैट टाइप्स वैगन का डिजाइन किया गया था जो कि पॉइंट लोड को कैरी कर सके, जो कि हमारा कैसनव 22 HS बोगी के साथ लगा होता है। और इसकी एक्सल लोड की अगर बात करें तो 20.32 टन इसका एक्सल लोड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फॉर गुड्स ट्रेन जनरली डट कलेक्टर टू बी कंप्लीटली डिसमेंटल एंड ओवरऑल्ड वंस इन अ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मालगाड़ियों के अंतर्गत जनरली जो डट कलेक्टर होते हैं वो कंप्लीटली डिसमेंटल किया जाते हैं, खोले जाते हैं या ओवरऑल्ड किए जाते हैं कितने अंतराल पर। तो जो नॉर्मली अगर बात करें हम मालगाड़ी के केस में तो जो डट कलेक्टर होते हैं जिसका काम होता है एयर को क्लीन करके ब्रांच पाइप को सप्लाई करना, इसको जो क्लीन किए जाते हैं डिसमेंटल वो 5 ईयर्स या 8 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराते हैं। इसके अलावा जब भी कोई स्पेशल या कोई स्पेसिफिक ट्रबल शूटिंग हमारा करना हो तो उस दौरान इसे हम डिसमेंटल करने की रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जनरली हमारा 5 ईयर्स या 8 लाख किलोमीटर्स के अंतराल पर हम इसे डिसमेंटल कंप्लीटली करते हैं या ओवरहॉल करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक OMRS कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम। यानी जो OMRS होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक वो कौन से सब सिस्टम का से मिलकर कंसिस्ट होते बने होते हैं। तो OMRS की अगर बात करें हम तो इस यह मेनली हमारा ABD यानी एकॉस्टिक बियरिंग डिटेक्टर और सेकेंड अगर बात करें तो वाइल्ड यानी व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर्स दोनों से मिलकर यह बना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी एकॉस्टिक बियरिंग डिटेक्टर और व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर वाज द फर्स्ट OMRS यानी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम इंस्टॉल्ड। पहली OMRS को कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। तो यह मेनली पानीपत के अंतर्गत इंस्टॉल किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो यह इंस्टॉल किया गया था वो अंबाला और दिल्ली सेक्शंस जो है नॉर्दर्न रेलवे का वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। नवंबर 2017 के अंतर्गत इसे इंस्टॉल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल OMRS साइट्स वन सेंट्रल कंट्रोल रूम हैज बीन सेट अप। दिस सेंटर रूम्स इज टर्म्ड एज डैश एंड सेटअप इन डैश। यहाँ पर बोला गया कि जितने भी भारत के अंतर्गत OMRS है सारे को एक साथ मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम का सेटअप किया गया था और यह सेंट्रल रूम है इसे टर्म नाम दिया गया था नेशनल कमांड सेंटर के रूप में, यानी NCC के रूप में दिया गया था, नेशनल कमांड सेंटर के रूप में। और इसको जो सेटअप किया गया था वह दिल्ली किशनगंज के अंतर्गत सेटअप किया गया था। मार्च 2018 के अंतर्गत सेटअप किया गया था दिल्ली किशनगंज के अंतर्गत। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
फॉर OMRS अलर्ट द फॉल्ट कोड RS1R, RS1P, RS1N और RS1E और RS1M इन दिज कोड्स एन स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पर बोला गया जो सारे कोड दिए गए हैं इसमें जो एंड स्टैंड्स करता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो यह मेनली जो कोन के फॉल्ट्स होते हैं बियरिंग के अंतर्गत उसको यह डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्लियर कोन फॉल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वन कोच ऑफ LWFSC, यानी यहाँ पर फर्स्ट कोच की बात किया जा रहा है, ऑफ हावड़ा डिवीजन वाज अपग्रेडेड बाई फिटमेंट ऑफ PDLC, यानी यहाँ पर PDLC के द्वारा अपग्रेड करके फिट करके इसके अपग्रेड किया गया था LWFSC कोच को। इसमें पूछा गया है कि PDLC का फुल फॉर्म क्या है, तो PDLC का फुल फॉर्म होता है पॉलीमर डिस्प्रेड लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीमर डिस्पर्स्ड लिक्विड क्रिस्टल इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हेन डज डुप्लेक्स चेक वाल्व वर्क इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है। यह मेनली लगा होता है एक ही बोगी में जो दो एयर स्प्रिंग बेल्लो होते हैं दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होता है तब यह वर्क करता है। तो यहाँ पर कितने पर यह वर्क करेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब प्रेशर डिफरेंस जो है 1.5 से लेकर 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर प्रेशर डिफरेंस होता है दोनों एयर बेल्लो के सेम बोगी के अंतर्गत, तो तब जाकर यह डुप्लेक्स चेक वाल्व वर्क करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द BPC वैरायटी ऑफ स्पेशल प्रीमियम रेक, यहाँ पर स्पेशल प्रीमियम रेक जो है जो कि BCN और BCNA वैगन के लिए केवल यूज में लिया जाता है। इसमें पूछा है कि जो इसमें स्पेशल प्रीमियम रेक का वैधता कितने दिन का होता है वैलिडिटी, तो यह मेनली 20+5 दिन की इसकी वैलिडिटी होता है और शुरुआती स्टेशन पर इसकी जो ब्रेक पावर परसेंटेज वो मिनिमम 100% होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 20+5 डेज स्पेशल प्रीमियम रेक का वैलिडिटी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं कि ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी संसद के अंतर्गत संविधान सभा के भाग 17 को किस तारीख को पारित किया गया था, तो यह मेनली 14 सितंबर 1949 को पारित किए गए थे, जिस दिन हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज और लिपि की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए थे। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है राजभाषा अधिनियम 1963 इसको पारित किया गया था 10 मई 1963 को। इसमें अगर बात करें अमेंडमेंट यानी संशोधन की तो यह 1967 के अंतर्गत इसका संशोधन किया गया था। प्रश्न में केवल संशोधन की रिगार्डिंग पूछा गया है तो 1967 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कॉम्स, यानी जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुसार रीजन ए के अंतर्गत आते हैं। जहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है नेम द आर्टिकल्स इन विच प्रोविजन ऑफ द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल। यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध किए गए उसमें अनुच्छेद का कौन सा नाम है इसमें आएगा। तो इसमें अगर बात करें हम तो आर्टिकल
344 का 1 आएंगे और इसके अलावा बात करें तो 351 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स, यानी जो संविधान के संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद करता है उसे लॉ मिनिस्ट्री करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच सब कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री, यानी रेलवे मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करता है। चूंकि जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत जो सब कमेटी के नंबर्स है वो टोटल 3 की संख्या में सब कमेटी करंट में है। इसमें जो सेकेंड सब कमेटी जो है, दूसरी उप समिति, वह रेल मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शंस करने का काम सेकेंड सब कमेटी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो संसदीय समिति है उसमें टोटल मेंबर्स जो है वो कितने संख्या में है। तो टोटल मेंबर्स है वो 30 की संख्या में है, जिसमें अगर बात करें तो 20 जो है मेंबर्स वो लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा से, और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा पर जो एनुअल यानी वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वो मेनली गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी जो डिवीजन लेवल पर जो OLIC का कमेटी का जो मेंबर्स चेयरमैन होते हैं वह DRM यानी मंडल रेल प्रबंधक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मेंशन द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय द रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा हिंदी कविता यानी हिंदी पोएम्स को लिखने के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पोएम के लिए जो रेलवे बोर्ड द्वारा अवार्ड दिया जाता है वह मैथिली शरण गुप्त अवार्ड है। वहीं अगर बात करें स्टोरी या नोवेल के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वह होता है प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर टेक्निकल बुक्स को अगर लिखा जाता है कर्मचारी के द्वारा तो उस केस में रेलवे बोर्ड द्वारा उसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था हिंदी पोएम्स के रिगार्डिंग में, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त अवार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।